हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और अपने लास्ट वीडियो में मैंने 8086 माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके सॉफ्टवेयर मॉडल को देखने वाले हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस समय 8086 प्रोसेसर यूज होता था उस समय हम प्रोग्राम लिखने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे और असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते समय हमें सिस्टम का आर्किटेक्चर या हार्डवेयर आर्किटेक्चर पता होना चाहिए था, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम रजिस्टर्स, मेमोरी एड्रेस इन सब का यूज करते हैं और असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता था वो डिपेंड करता था सिस्टम के हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर। तो प्रोग्रामर को उसके रजिस्टर्स, उसके मेमोरी लिमिटेशंस, मेमोरी एड्रेस स्पेस, डेटा ऑर्गेनाइजेशन इन सब का नॉलेज होना जरूरी था। तो यही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी एड्रेस कैसे होता था, साथ ही साथ उसमें कौन से डेटा टाइप यूज होते थे, कौन कौन से रजिस्टर्स यूज होते थे और उनका क्या फंक्शन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेमोरी एड्रेस स्पेस एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन से। 8086 एक 16 बिट प्रोसेसर था जिसमें हम 1 MB मेमोरी को एड्रेस कर सकते थे। इस प्रोसेसर में 20 बिट्स एड्रेस बस था। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो 2 to the power 20 यानी हम अबाउट 1 MB एड्रेस ही जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे मेमोरी की साइज हमारी कितनी भी हो, पर 8086 प्रोसेसर मैक्सिमम 0000 से FFFF तक मेमोरी को एड्रेस कर सकता था। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर में है। अगर इसका हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाले तो ये 20 बिट्स में आएगा और मिनिमम रेंज 0000 से यहाँ तक हो सकती है। तो इस तरीके से 8086 सिर्फ और सिर्फ 1 MB मेमोरी को एड्रेस कर सकता था। और अगर 2 कंसेक्यूटिव बाइट या वर्ड डेटा स्टोर किया जाए तो वो लगातार मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगा और हर बाइट को ये एड्रेस करता है, यानी बाइट एड्रेसेबल है ये। तो हर बाइट का कोई ना कोई एड्रेस होता है। 2 कंसेक्यूटिव बाइट में वर्ड डेटा टाइप स्टोर किए जाते थे। और 8086 असेंबलर के लिए प्रोग्रामिंग करते समय हम सिर्फ 2 डेटा टाइप का यूज कर सकते थे, बाइट डेटा टाइप एंड वर्ड डेटा टाइप। और ये दोनों ही डेटा टाइप इंटीजर नंबर्स को ही स्टोर कर सकते थे, यानी इंटीजर वैल्यू ही इसके अंदर स्टोर की जा सकती थी। तो बाइट में भी 2 वेरिएशन है। साइंड बाइट जो -128 से 127 तक नंबर्स को स्टोर कर सकता था और अनसाइंड बाइट जो 0 से 255 तक किसी नंबर को स्टोर कर सकता था। और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या था? वेरिएबल नेम और डीपी यानी डेटा बाइट, ये डेटा टाइप को डिनोट करता है एंड नेक्स्ट इज वैल्यू। तो जैसे माई वैर यहाँ वेरिएबल है किस डेटा टाइप का, बाइट डेटा टाइप का, और इसकी वैल्यू है 77H। इसी तरीके से वर्ड डेटा टाइप में भी साइंड और अनसाइंड है। साइंड -3 to 768 से 3 to 767 तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, जबकि अनसाइंड वर्ड 0 से 65535 तक नंबर्स को स्टोर कर सकता है। और इसको भी डिक्लेयर करने का तरीका वही है, वेरिएबल नेम, DW यानी वर्ड डेटा टाइप और उसकी वैल्यू जो भी हम असाइन करना चाहते हैं। अब इसके रजिस्टर्स की बात करें तो इस माइक्रो प्रोसेसर में 14 इंटरनल रजिस्टर्स होते थे और ये सारे ही रजिस्टर 16 बिट्स के होते थे। तो कौन कौन से रजिस्टर्स होते थे? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होते थे और 4 डेटा रजिस्टर होता था A से लेकर D तक, और 2 पॉइंटर रजिस्टर होते हैं, बेस पॉइंटर एंड स्टैक पॉइंटर, और 2 इंडेक्स रजिस्टर होते हैं SI एंड DI। साथ ही साथ 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं CS, DS, SS एंड ES, और एक स्टेटस रजिस्टर होता है जो 16 बिट का होता है, पर इसमें 9 बिट्स ही फ्लैग को यूज किया जाता है, स्टेटस या कंट्रोल फ्लैग्स को यूज किया जाता है। तो इन रजिस्टर्स के बारे में एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे।
सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था रजिस्टर के टाइप्स में कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के साइज यहाँ 16 बिट ही है और हमने डिस्कस किया कि किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस 20 बिट्स में होगा और 8086 प्रोसेसर का एड्रेस बस 20 बिट्स का होता है। तो किसी भी एड्रेस की लेंथ 20 बिट्स की होगी, बट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सिर्फ 16 बिट्स स्टोर कर रहा है। तो एक्चुअली हम एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और CS रजिस्टर को मिलाकर एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे देखेंगे डिटेल में। अभी देखें डेटा रजिस्टर। तो यहाँ 4 जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर होते हैं, A, B, C एंड D। और ये रजिस्टर ऑपरेंड के लिए सोर्स या डेस्टिनेशन का काम करते हैं जब भी उस पर हम कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इसमें 2 पॉइंटर रजिस्टर एंड 2 इंडेक्स रजिस्टर होते हैं। तो 2 पॉइंटर रजिस्टर स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर और 2 इंडेक्स रजिस्टर यानी सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स स्टोर करता है। तो ये रजिस्टर एक्चुअली ऑफसेट एड्रेस को स्टोर करते हैं कि हमारे कोड सेगमेंट से ये कितना आगे है एक्चुअल एड्रेस। तो अब अगर हम सेगमेंट रजिस्टर एंड मेमोरी सेगमेंटेशन की बात करें तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग पर काम करता है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 1 MB बाइट्स ऑफ मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। तो 1 MB एड्रेस स्पेस को ये एक्सेस कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पूरे के पूरे 1 MB मेमोरी एक समय पर एक्टिव रहे। तो प्रोग्राम में 4 से ज्यादा सेगमेंट्स बनाए जा सकते हैं, पर किसी भी समय 4 सेगमेंट से ज्यादा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। और इसमें मेमोरी सेगमेंट्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। और इन सेगमेंट्स के बेस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास सेगमेंट कोड सेगमेंट रजिस्टर है, देन स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है, देन डेटा सेगमेंट रजिस्टर एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है, जो हर सेगमेंट के बेस एड्रेस को स्टोर करता है। किसी भी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की भी यहाँ जरूरत होती है, साथ ही साथ कोड सेगमेंट रजिस्टर की जरूरत होती है। और दोनों रजिस्टर को की वैल्यू को हम ऐड करके हम एक्चुअल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो कोड सेगमेंट रजिस्टर क्या करता है, कोड मेमोरी के कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस स्टोर करता है, जबकि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के कोड सेगमेंट को स्टोर करता है, यानी उसका ऑफसेट स्टोर करता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो दोनों को कंबाइन कैसे किया जाता है। अगर हम सपोज करें कि कोड सेगमेंट रजिस्टर में वैल्यू है 1400H एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में वैल्यू है 1200H। ये वैल्यूज हेक्साडेसिमल नंबर में है और जब हम इसका एक्चुअल एड्रेस कैलकुलेट करेंगे तो वो बाइनरी में होगा और 20 बिट्स में होगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं फिजिकल एड्रेस या एक्चुअल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए, सेगमेंट का बेस एड्रेस इनटू 10। तो सेगमेंट का बेस एड्रेस हमें कहाँ मिलेगा, CS रजिस्टर में। इनटू 10 क्यों करते हैं, क्योंकि सेगमेंट रजिस्टर में भी वैल्यू 16 बिट में ही स्टोर है, हमें वो वैल्यू चाहिए 20 बिट्स में। तो इसलिए हम इनटू 10 करते हैं ताकि हेक्साडेसिमल नंबर में जैसे यहाँ हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू यानी 10 हेक्साडेसिमल नंबर में ऐड हो जाए और उस जीरो को हम वापस रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, तो 4 डिजिट्स और बढ़ जाएंगे। तो सेगमेंट का बेस एड्रेस इनटू 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस। तो सेगमेंट का बेस एड्रेस हमें कहाँ मिलेगा, CS रजिस्टर में, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट एड्रेस हमें कहाँ मिलेगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लगाकर एक्चुअल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फ्लैग या स्टेटस रजिस्टर। वैसे तो यह फ्लैग रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर है, लेकिन इसमें से सिर्फ 9 बिट्स यूज होते हैं जो अलग अलग तरह के स्टेटस को डिनोट करते हैं। तो इसमें पहला एक बिट होता है कैरी फ्लैग बिट। तो कैरी फ्लैग क्या करता है कि जब भी हम कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं और उसमें बोरो इन या
कैरी आउट की कंडीशन आती है MSB पर यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर, तो यहाँ कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 सेट हो जाती है। और अगर ये सिचुएशन नहीं आती है तो कैरी फ्लैग रीसेट यानी 0 रहता है। सेकेंड है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग यानी जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शंस को फेच करते हैं और उस इंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ वंस अगर इवन हो तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 1 सेट हो जाती है, नहीं तो इसकी वैल्यू 0 रहती है। थर्ड है एक्सिलरी कैरी फ्लैग। एक्सिलरी कैरी फ्लैग कब एक्टिवेट होता है या कब सेट होता है, जब लो निबल से वैल्यू हाई निबल पर कैरी हो रही हो या बोरो हो रहा हो हाई निबल टू लो निबल। निबल क्या होता है? 4 बिट्स का ग्रुप। तो 4 बिट्स पर ये देखा जाता है कि इन 4 बिट्स से यानी फर्स्ट निबल से वैल्यू सेकेंड निबल में कैरी हो रही है या सेकेंड निबल से वैल्यू बोरो इन हो रही है फर्स्ट निबल में। तो अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन है तो एक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू सेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग यानी जब भी कोई हम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं और उसका रिजल्ट अगर 0 आता है तो जीरो फ्लैग की वैल्यू सेट हो जाती है। इसी तरीके से है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग किसी भी नंबर के MSB को कॉपी कर लेता है, या अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू सेट हो जाती है, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव है यानी वो नंबर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू रीसेट हो जाती है यानी 0 होती है। फिर नेक्स्ट है ओवरफ्लो फ्लैग। तो कई बार ओवरफ्लो की सिचुएशन आती है, कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो ये कंडीशन आ सकती है, तो उस कंडीशन में ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू सेट हो जाती है यानी 1 हो जाती है। इसके अलावा 3 फ्लैग्स और हैं जो कंट्रोल फ्लैग्स कहलाते हैं। तो पहला है ट्रैप फ्लैग। अगर 8086 प्रोसेसर सिंगल स्टेप मोड में काम कर रहा हो तो इस फ्लैग की वैल्यू सेट रहती है। देन नेक्स्ट है इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट फ्लैग क्या करता है कि इंटरप्ट पिन को कंट्रोल करता है। इंटरप्ट पिन जिसके थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोसेसर को इंटरप्ट कर सकते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो अगर इस फ्लैग की वैल्यू 0 हो इसका मतलब इंटरप्ट पिन क्या है? डिसेबल है। और अगर हम इंटरप्ट को हैंडल करना चाहते हैं और रेडी हैं इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए तो इस फ्लैग की वैल्यू सेट की जाती है यानी इंटरप्ट पिन क्या होता है? अनेबल होता है। इसके लिए असेंबली लैंग्वेज में STI सेट के लिए और CLI क्लियर के लिए यूज किया जाता है। क्लियर इंटरप्ट फ्लैग इंस्ट्रक्शंस को ये डिनोट करता है। देन नेक्स्ट है डायरेक्शन फ्लैग। तो हमारे पास 2 रजिस्टर ऐसे थे जो इंडेक्स को डिनोट करते थे, डेटा इंडेक्स एंड स्टैक इंडेक्स। तो इन डेटा इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होनी है या डिक्रीमेंट होनी है, डायरेक्शन फ्लैग यह बताता है। अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 है तो इन रजिस्टर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होगी, और अगर इस फ्लैग की वैल्यू 0 है तो इन रजिस्टर्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। और इसके लिए सेट डायरेक्शन करने के लिए STD और क्लियर डायरेक्शन करने के लिए CLD इंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में अगर आपको 8086 माइक्रो प्रोसेसर के मेमोरी एड्रेस स्पेस, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, उसके डेटा टाइप, उसके रजिस्टर्स, मेमोरी सेगमेंटेशन, इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।